नमस्ते एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्रेशर जो है कैसे इंक्रीज होता है अगर किसी स्टैटिक लिक्विड में हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो बिकॉज P इज इक्वल टू रो जी एच एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो जैसे जैसे डेप्थ जो है वो बढ़ती जाएगी तो जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे हम दो केसेस ले सकते हैं, या तो कोई लिक्विड किसी कंटेनर में कंटेन्ड हो या स्टोर्ड हो, या फिर कोई बॉडी किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड हो। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, प्रेशर जो है वो लगता है बॉडीज पे ही। जैसे कि अगर वो किसी कंटेनर में स्टोर्ड है तो वो कंटेनर के बॉटम पे, कंटेनर की वॉल्स पे जो है प्रेशर लगा रहा होगा। सिमिलरली कोई बॉडी अगर किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है तो वो उस बॉडी के जो नॉर्मल है प्रेशर लगा रहा होगा। अब अगर मुझे उस कंटेनर की वॉल्स का एरिया पता है या उस बॉडी का एरिया पता है तो मैं कोई फोर्स निकाल सकता हूं जो उस प्रेशर की वजह से आ रही होगी, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। अब ये फोर्स निकालने मेरे लिए क्यों जरूरी है? अब ये फोर्स निकालनी मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर मेरी कोई सबमरीन है, वो ट्रैवल कर रही है अंडर वाटर में और उसका कोई ना कोई एरिया है और मुझे पता है कि उसको इतनी डेप्थ तक ट्रैवल करना है तो उस पर इतना प्रेशर लग रहा होगा उस लिक्विड की वजह से, तो वहाँ से मुझे उसकी फोर्स पता चल जाएगी। अगर वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो मेरे मटेरियल्स के स्ट्रेंथ से ज़्यादा है तो क्या मेरी सबमरीन टिक पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा मटेरियल जो है उस फोर्स को झेल ही नहीं पाएगा तो मेरी सबमरीन जो है वो तो फेल कर जाएगी। दैट इज़ वाई मुझे उन वीक पॉइंट्स को या उस मैक्सिमम फोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मैक्सिमम फोर्स की जो एप्लीकेशन है वो किस पॉइंट पे हो रही होगी, तभी तो मैं अपनी सबमरीन को बचा पाऊंगा। सिमिलरली अगर हम कंटेनर्स की बात करें तो हमारे अर्थ पे जो सबसे बड़े कंटेनर्स हैं वो हमारे डैम्स हैं, जो कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को स्टोर करके रखें। अब क्या है कि उनमें भी ऐसा ही है कि जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इंक्रीज होता हुआ हमें महसूस होगा। अब क्योंकि प्रेशर जो है वो बॉटम में हमें ज़्यादा महसूस होता है, दैट इज़ वाई इन डैम्स को बॉटम से ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है रिइंफोर्समेंट डाल के, इनकी थिकनेस को बढ़ा के। वेयर एज जो इनके टॉप्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देयर बॉटम वो लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो वो मैक्सिमम फोर्स है वो कहाँ लग रही है इस डैम में, ताकि मैं उस डैम को उस पॉइंट से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं। अब इन सारी छोटी छोटी फोर्सेस को मिला के एक बड़ी फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स कंबाइन होकर हमको मिल रही होगी। तो वही फोर्स फाइंड करना हमारे लिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा मोटिव है। इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है कि हमें फोर्सेस निकालनी होती हैं फ्लैट सरफेसेस पे और कर्व्ड सरफेसेस पे। अब फ्लैट सरफेस पे फोर्स निकालना आसान है। जैसे कि कोई भी अगर मेरे पास फ्लैट सरफेस है तो इस फ्लैट सरफेस पे जो प्रेशर आ रहा होगा वो इसके नॉर्मल होगा और जो इसकी फोर्स होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ कि जो फोर्स है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेसेस की बात करते हैं कि अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है मेरे पास तो उस कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, प्रेशर तो भी उसके नॉर्मल ही है, लेकिन अब जब फोर्सेस हैं वो डायरेक्शन वाइज बट गई हैं। तो इस केस में क्या होता है कि मुझे रिजल्टेंट निकालना होता है कि टोटल एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स आ रही है और वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स आ रही है। तो एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस कैसे निकाली जाएंगी? अब जो भी एंगल बन रहा होगा इस कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट का हम कॉस अगर ले लें तो हमें मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स, और अगर साइन ले लें तो हमें मिल जाएगा वाई डायरेक्शन में फोर्स। तो सभी कंपोनेंट्स का अगर हम कॉस थीटा ले लें तो हमें एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी। सिमिलरली अगर सभी कंपोनेंट्स का हम वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट ले लें तो हमें वाई डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिल जाएगी। इस तरीके से हम फ्लैट और कर्व सरफेसेस से डील करते हैं। राइट, तो मेरे पास कोई भी एक फ्लैट सरफेस है अनसिमेट्रिकल नेचर की, उसकी जो शेप है बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है। अगर हम अनसिमेट्रिकल पे काम कर लेंगे तो हमें सिमेट्रिकल पे काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, उसकी एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, उसका एक छोटा सा एरिया है डी ए जिसको मैंने शेडेड किया हुआ है, एक छोटी सी स्ट्रिप मानी हुई है मैंने। अब ये स्ट्रिप मैंने इसलिए मानी है कि अगर मैं इस छोटी सी स्ट्रिप पे जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर लूँ तो मैं इस पूरे एरिया पे कितनी फोर्स आ रही है वो कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दूँ 90 डिग्री पे तो ये प्लेट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब जो वाई एक्सिस है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी और जो जेड एक्सिस है वो हमें यहाँ सामने दिखाई देने लग गई है। यहाँ पे क्या था, जो जेड एक्सिस थी वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्लेट को रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट वाई एक्सिस, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इस प्लेट को मैंने रोटेट किया और मैंने सबमर्ज कर दिया किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है रो। अब ये जो है प्लेट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसकी एक्स एक्सिस हम देख पा रहे हैं और इसकी जो जेड एक्सिस है वो भी हम देख पा रहे हैं, दैट इज़ ये वाली और ये वाली। और इस एक्स एक्सिस का जो एंगल है फ्री सरफेस के साथ वो है कुछ थीटा। अब ये जो एरिया हमें दिख रहा है डी ए, दैट इज़ ये वाला जो एरिया है,
इस एरिया की जो हाइट है फ्री सरफेस से वो मैं मान रहा हूँ h, और इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे सारा एरिया हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, या अगर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो सारा मास जो है वो भी कांस्टेंट मान सकते हैं, तो वो जो है उसका डिस्टेंस है h बार। अब अगर आप एक और चीज़ देखो कि जो प्रेशर है वो इस प्लेट के जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा होगा, मतलब इस स्क्रीन के भी परपेंडिकुलर लग रहा होगा, तो अब प्रेशर जो है एरिया पे भी डिपेंड करता है। देखो अब हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि जो टोटल प्रेशर है उसकी जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो किस जगह लग रही होगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब वो प्रेशर पे तो डिपेंड करती है, प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर एरिया भी बढ़ रहा है ना तो भी जो हमारी फोर्स है वो भी बढ़ रही होगी। तो हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम एक्ट कर रही होगी, मतलब जो रिजल्टेंट आ रहा होगा सारे प्रेशर की फोर्सेस का मिला के वो कौन से पॉइंट पे आ रहा होगा। दैट इज़ वाई हमें एक पॉइंट ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे हम ये माने कि जो प्रेशर है वो मैक्सिमम है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आता है और उसकी जो हाइट है फ्रॉम द फ्री सरफेस वो है h स्टार। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पे मैक्सिमम फोर्स क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एरिया पे भी डिपेंड करती है, फोर्स प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, राइट। अब अगर इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक और एक्सिस क्रिएट कर दूं लाइक दिस, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, राइट। इस एक्सिस का नाम दे दिया मैंने a एंड a डैश, ठीक है। और इस a डैश वाली एक्सिस से जो हमारे डिस्टेंसेस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। जिस पॉइंट पे हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो है y, और हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है उस एक्सिस से वो है y बार, और हमारे सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है उस एक्सिस से वो है y स्टार, राइट। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा लगाओ तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, h बार और h स्टार, और हाइपोटेन्यूज क्या होंगे y बार और y स्टार। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ h अपॉन वाई इज इक्वल टू h बार अपॉन y बार इज इक्वल टू h स्टार अपॉन y स्टार, राइट। तो ये एक और रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी h हाइट पे जो है फोर्सेस निकालने की कोशिश करता हूँ। अब आपको ये तो पता है कि फोर्सेस जो हैं वो प्लेट के परपेंडिकुलर ही होंगे, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल लगता है किसी भी डायरेक्शन में, और ये फोर्सेस वहीं क्रिएट होती हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी किसी एरिया में तभी ये फोर्सेस जो हैं काम करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी तभी वो प्रेशर होगा, और प्रेशर होगा तो वो फोर्स भी होगी। इट मीन्स मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें इस प्लेट का एरिया भी पता चल जाए, ताकि कोई भी प्लेट आए तो मैं उसका एरिया डायरेक्टली पुट करूँ, मुझे फोर्स पता चल जाए, उस जगह की ग्रेविटेशनल वैल्यू भी मुझे पता होनी चाहिए फोर्स निकालने के लिए, और वो प्रेशर भी मालूम होना चाहिए जिस प्रेशर से वो जो फोर्स है वो क्रिएट हो रही है, राइट। तो एक ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करते हैं कि जो फोर्स है स्मॉल डी एफ, डी ए एरिया पे जो आ रही है वो है पी इंटू डी ए, जिस पे जो प्रेशर है वो है पी। अब पी को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू जी इंटू एच, बिकॉज एच हाइट पे जो है वो लग रहा है, और डी ए अगर आपको नहीं पता तो ये है हमारा स्मॉल एरिया डी ए, और ये टॉप से कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। तो मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश की। अब एच रो जी एच इंटू डी ए ये आ गया। अब यहाँ से मैं एच को लिख सकता हूँ वाई साइन थीटा, एच को मैं लिख सकता हूँ वाई साइन थीटा, दैट इज रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए इज इक्वल टू डी एफ। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा रो जी साइन थीटा जो है वो तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा y इंटू डी ए, मतलब डी ए जो है हमारा एरिया है और y जो है हमारा डिस्टेंस है उस ए डैश एक्सिस से। इट मीन्स मैं उस छोटे से एरिया का एक मोमेंट ले रहा हूँ अबाउट ए डैश एक्सिस। अब क्योंकि y जो है वो भी वेरिएबल है और डी जो है वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो आपने अगर एक फॉर्मूला देखा हो कि अगर किसी भी शेप का हमें सी जी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू ay, where a is the total area and y is the distance of CG from either top और bottom और left और right, जहाँ से भी आपने सारी ये डिस्टेंसेस माने होंगे y1 y2 y3, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ
A1 A2 Y2 को कि ये जो सभी सारे एरियाज और सारे डिस्टेंसेस का एक तरीके का एक इंटीग्रेशन हो रहा है या समेशन हो रहा है, और सारे एरियाज और उनके जो मोमेंट्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और हमें दे रहे हैं उस शेप का टोटल एरिया और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस किसी एक्सिस से जहाँ से हमने ये सारे डिस्टेंसेस लिए हैं Y1 Y2 और Y3। ठीक है, सिमिलरली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि y इंटू डी ए जो है वो मोमेंट है सभी एरियाज का, सभी डिस्टेंसेस का, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ रो जी साइन थीटा इंटू वाई बार ए, राइट। अब y बार साइन थीटा जो है उसको मैं लिख सकता हूँ h बार, y बार साइन थीटा को y बार इंटू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ h बार। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो जो f निकल के आएगा वो आएगा रो जी ए h बार। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लैट सरफेस। अब ये जो फोर्स है ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स है उन सभी छोटे छोटे प्रेशर्स का जो टॉप से लगना शुरू हुए और उस प्लेट के एंड तक हमें लगते हुए दिखाई दिए या महसूस हुए। अब उन सभी प्रेशर की जो स्मॉल स्मॉल फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो निकल के आ गया ये F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। उन्हीं छोटी छोटी फोर्सेस को कंबाइन करके जो एक बड़ी फोर्स निकल के आती है उसको हम कहते हैं टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसको हाइड्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्टैटिक लिक्विड की फोर्स है। अगर ये स्टैटिक एयर की फोर्स होती है, स्टैटिक गैस की फोर्स होती है तो उसको हम कहते हैं एरोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो ये आ गई हमारी टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये किसी भी एरिया, किसी भी शेप, किसी भी साइज की जो हमारी बॉडी होगी उसका जो भी एरिया होगा उस पर वैलिड है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि इसका टोटल जो एप्लीकेशन है, वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे ये मैक्सिमम लग रही होगी, ये वो है कहाँ पे, तो वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने इस केस में किया, इसमें मैंने क्या किया कि सभी छोटे छोटे एरियाज़ को और उनके जो डिस्टेंसेस हैं उस एक्सिस से उनको मिला के जो एक बड़ा एरिया निकल के आया तो वो हमारा आया ए, और उसका जो टोटल डिस्टेंस निकल के आया वो आया था वाई बार, मतलब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सिमिलरली अगर मैं जितनी भी छोटी छोटी फोर्सेज हैं, दैट इज छोटी छोटी जितनी भी फोर्सेज हैं डी एफ, उन सभी का जो मोमेंट है वो ए डैश एक्सिस पे ले लूँ तो शायद मुझे एक बड़ी फोर्स और उसका डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। दैट इज डी एफ इंटू वाई इज इक्वल टू एफ जो मैक्सिमम फोर्स है हमारी इंटू वाई स्टार। समझे आप मेरी बात को? मतलब कोई भी फोर्स यहाँ पे आ रही थी डी एफ, उसका हमने मोमेंट ले लिया अब आउट ए डैश, और जो हमारी टोटल फोर्स थी जो हमारे यहाँ इस पॉइंट पे लग रही है जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होगी वो है एफ, और उसका जो मैंने मोमेंट है वो भी ले लिया ए डैश एक्सिस पे। और ये कब होगा पॉसिबल? जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो। ठीक है, अब डी एफ जो है वो मेरे लिए क्या था, P इंटू डी ए इंटू वाई इज इक्वल टू एफ इंटू वाई स्टार, राइट। अब P को क्या लिख सकते हैं हम, रो इंटू जी इंटू एच, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है डी ए इंटू वाई इज इक्वल टू एफ इंटू वाई स्टार। ठीक है, इसका फिर से इंटीग्रेशन। अब डी ए इंटू वाई तो हमें पता है, हमने पहले निकाल चुका है। एच को क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई साइन थीटा अगेन, तो मतलब ये सारी टर्म्स बाहर निकाल लो आप, रो जी साइन थीटा फिर से बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा वाई स्क्वायर इंटू डी ए, क्योंकि एच को क्या लिख दिया मैंने वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू वाई स्टार, राइट। अब वाई स्क्वायर डी ए क्या होता है, मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मतलब किस एक्सिस के अबाउट, इस ए डैश एक्सिस के अबाउट, और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ का है, ये उसी शेप का है जिस शेप के ऊपर हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी कोई भी वैल्यू होगी, उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं रो जी साइन थीटा इंटू आई ए डैश। तो ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस शेप का अबाउट ए डैश एक्सिस वो निकल के आ गया इंटू एफ इंटू वाई स्टार। बेसिकली हमें तो एच स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो ए डैश एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो आपको अगर एक बात पता हो कि अगर किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरी एक्सिस पे हम निकालते हैं तो उसके लिए एक थ्योरम अप्लाई होती है, उसको कहते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसकी जो विड्थ है वो है b और डेप्थ है d, और इसका जो इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट वो होगा डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। लेकिन अगर मैंने इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं देखना, मुझे देखना है इस एक्सिस के अबाउट, और इसकी एक्सिस और इस दूसरी एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है h, तो मैं इस इनर्शिया के साथ साथ एक और वैल्यू प्लस करूँगा, दैट इज a इंटू एच स्क्वायर। तो क्या होगा, मतलब प्लस ए एच स्क्वायर, मतलब इन दोनों एक्सिस का के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको भी साइड में रखते हैं और फिर से आते हैं अपनी डेरिवेशन पे।
हमारी डेरिवेशन में भी ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है कि हमारी जो शेप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना तो चाहिए था इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज इस जेड जेड एक्सिस के अबाउट, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट ना लेके हम ले रहे हैं ए डैश एक्सिस के अबाउट। तो इसके हिसाब से जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, एक तो वो होना चाहिए रो जी साइन थीटा इंटू आई जेड जेड प्लस उसका एरिया इनटू जो उसका डिस्टेंस है उन दोनों एक्सिस के बीच में, दैट इज जेड जेड और ए डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो है वाई बार। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ वाई बार से और उसका कर देता हूँ स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस शेप का इंटू एफ इंटू वाई स्टार फिर से। अब अगर मैं कुछ और वैल्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं एफ को लिख सकता हूँ रो जी ए एच बार इंटू वाई स्टार, राइट। और रो जी से जो रो जी है वो कैंसिल हो जाएगा और वाई स्टार को मैं लिख सकता हूँ एच स्टार अपॉन साइन थीटा। इन वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा आई जेड जेड प्लस ए वाई बार का स्क्वायर और इनटू में साइन थीटा। अब y वाली सारी टर्म्स को h में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस ए एच बार को नीचे ले जाते हैं और मैं दोनों लेफ्ट और राइट जगह को ना स्वैप कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा h स्टार अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू आई जेड जेड प्लस ए वाई बार का स्क्वायर अपॉन ए एच बार। ठीक है, इस y बार को अगर आप और रिजॉल्व करो तो आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में आई जेड जेड अपॉन में ए एच बार प्लस, अब एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वाई बार का स्क्वायर अपॉन में एच बार। ठीक है, वाई बार को अगर आप सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो साइन थीटा इंटू आई जेड जेड अपॉन ए एच बार प्लस एच स्क्वायर एच बार का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वाई बार को आप लिख सकते हो एच बार अपॉन साइन थीटा, तो हो जाएगा एच बार का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय एच बार। तो एच बार से एक एच बार कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, आप हमारे यहाँ पे क्या था एच स्टार अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आएगा एच स्टार इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई जेड जेड अपॉन ए एच बार इज प्लस एच बार अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच स्टार की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आई जेड जेड अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच बार। और इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं एच बार प्लस आई जेड जेड अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। तो ये निकल के आ गया हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये जो फॉर्मूला है अगर आप इसकी खासियत देखो इसमें क्या है कि एच बार तो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, फ्री सरफेस से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है वो है एच बार। अब उस डिस्टेंस में कुछ टर्म प्लस हो रही है और ये टर्म जो टोटल टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है, मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में वैरी करे तो जो टर्म है ये पॉजिटिव आएगी, एरिया पॉजिटिव है, एच बार पॉजिटिव है, आई जेड जेड पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। तो मतलब एच स्टार की जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा बढ़ी हुई आएगी, मतलब एच बार से ज़्यादा ही आएगी। तो हमने सही चूज़ किया था, हमने जो देखा था कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा नीचे ही लाई करेगा। और अगर आप एक चीज़ और देखो कि जैसे जैसे एच बार की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी लेकिन हमारी जो एच बार की ये वाली वैल्यू है ये भी बढ़ती जाएगी। अगर ये बढ़ती जाएगी तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये कम होती जाएगी, अगर ये कम होती जाएगी तो इसका मतलब हमारा एच स्टार और एच बार के जो बीच का डिस्टेंस है वो भी कम होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम डाउनवर्ड ट्रैवल करेंगे तो हमारे एच बार और एच स्टार का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। अब हमने इंक्लाइंड प्लेट के बारे में पढ़ लिया और यही सबसे टफ था। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए देखो तो जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 0 डिग्री, और अगर इसको वर्टिकल प्लेट के लिए देखो तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए ये जो वैल्यू है ये तो पूरी हो जाएगी 0, क्योंकि साइन स्क्वायर 0 जो होगा वो होगा 0। तो हमारी एच स्टार की जो वैल्यू आएगी वो एच बार के इक्वल आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सबमर्ज्ड लिक्विड बॉडी में कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेट पड़ी है तो उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो उसके सी जी पे ही लाई करेगा। लेकिन अगर कोई फ्लैट प्लेट है तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90। इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी इक्वल टू 1, और हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी एच स्टार की वो हो जाएगी एच बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एच बार। इस तरीके से हमारी एच स्टार की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी।
तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे सेंटर ऑफ प्रेशर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कर्व्ड सरफेसेस पे हम टोटल प्रेशर, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।